हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राजकोषीय नीति के पार्ट 3 को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा या जीडीपी अनुपात सर्वाधिक रहा है वित्तीय वर्ष में। तो इसका उत्तर है 2011 से 12 में। वर्ष 2011 से 12 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% था। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 1995 से 96 में केंद्र सरकार की आगम आय में तटकर तथा उत्पाद कर का योगदान था। तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए पढ़ते हैं इसके विस्तार को। वर्ष 1995 से 96 में केंद्र सरकार की आगम या राजस्व आय में तटकर का योगदान 28.4%, जबकि उत्पाद कर का योगदान 41.2% था। इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में कोई भी विकल्प सही नहीं है। बजट अनुमान 2020 से 21 में सकल राजस्व प्राप्तियों में सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान क्रमशः 6.83% तथा 13.21% अनुमानित है। अब अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारिक छूट दर को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है। तो इसका ये चलते हैं, इसके विस्तार को जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। व्यापारी छूट दर बैंक द्वारा व्यापारियों पर लगाया जाने वाला शुल्क है। यह व्यापारियों पर उनके ग्राहकों से डेबिट कार्ड से भुगतान प्राप्त करने की तिथि में लगाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि सर्वाधिक थी। तो इसका उत्तर है वर्ष 2016 से 17 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 से 17 में केंद्र सरकार की सकल कर आय वर्ष 2013 से 14 में 8,159 अरब रुपये, 2014 से 15 में 9,036, 2015 से 16 में 9,438 तथा 2016 से 17 में 10,888 अरब रुपये हैं। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2016 से 17 में 15.36% की वृद्धि दर रही है, जो दिए गए अन्य विकल्प के वर्षों में सर्वाधिक है। अब अगला प्रश्न है, 1996 से 97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका उत्तर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5%। वर्ष 1996 से 97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे को 62,266 करोड़ रुपये पर स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का 5% था। बजट अनुमान 2020 से 21 में राजकोषीय घाटे को 3.5% पर लक्षित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2002 बजट के अनुसार भारत का चालू राजकोषीय घाटा है। तो इसका उत्तर है 4.7%। बजट 2001 से 2002 के भारत में राजकोषीय घाटा 1,16,314 करोड़ रुपये तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 4.7% अनुमानित था। वर्तमान बजट 2020-21 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा 7,96,337 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% है। अब अगला प्रश्न है, 2009 से 10 बजट में वित्तीय घाटा रखा गया है। तो 6.8%।
बजट 2009 से 10 में वित्तीय घाटा का 6.8% रखा गया था, जो कि अंततः 6.5% रहा। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 1990 से 91 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रह गया है? तो इसका उत्तर है 6.5%। वर्ष 1990 से 91 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.6% था, जबकि बजट अनुमान 2019 से 20 एवं 2020 से 21 में यह जीडीपी का क्रमशः 3.3% एवं 3.5% अनुमानित था। अब अगला प्रश्न है, 2011 से 12 वित्तीय वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में अति वरिष्ठ नागरिकों की एक नई श्रेणी आयकर के उद्देश्य से बनाई गई है। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आच्छादित होंगे जिनकी उम्र होगी, तो इसका उत्तर है 80 वर्ष या इससे अधिक। वित्त वर्ष 2011 से 12 के केंद्रीय बजट में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों की एक नई श्रेणी आयकर के संदर्भ में बनाई गई थी। इस श्रेणी के व्यक्तियों की 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय आयकर से मुक्त रखी गई थी। 60 वर्ष से अधिक तथा 80 वर्ष से कम आयु तक के दाताओं को 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय की कर छूट के दायरे में रखा गया था। अब अगला प्रश्न है, फरवरी 1997 के राष्ट्रीय बजट के लोकप्रिय होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका उत्तर डी अर्थात प्रायः सभी करों में कमी आई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, भारत में शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है। कारण आर है, शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। तो इसका उत्तर है बी अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम वर्ष 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में तथा बाद में वर्ष 1986 से 87 में समस्त मंत्रालयों में लागू किया गया। शून्य आधारित बजट में प्रत्येक योजना को शून्य से प्रारंभ मानकर पुनः समीक्षा की गई है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। प्रगामी कर आय के पुनर्वितरण का सर्वोत्तम तरीका समझा जाता है। प्रगामी करारोपण में आय वृद्धि के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। फलतः इस करारोपण के अधीन धनी व्यक्ति अधिक कर, जबकि गरीब या अल्प आय वाला व्यक्ति कम कर अदा करता है। साथ ही प्रगामी व्यय से निचले स्तर के व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प ए है। अब अगला प्रश्न है, राज्यों का वर्तमान राजकोषीय घाटा पहुंच गया है? तो इसका उत्तर है 1 लाख करोड़ रुपये तक। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012 से 13 के बजट में अनुदानों पर किए जाने वाले व्यय को सीमित करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका उत्तर है डी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक। वर्ष 2012 से 13 के बजट में सब्सिडी पर किए जाने वाले व्यय को जीडीपी के 2% तक रखने का प्रस्ताव किया गया था। बजट वर्ष 2020 से 21 में कुल सब्सिडी व्यय जीडीपी का 1.17% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है,
वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई या कार्रवाइयाँ की जा सकती है। नीचे दी गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है ए अर्थात केवल 1 और 3। तो आइए पढ़ते 1 और 3 को। तो 1 में बतलाया गया है राजस्व व्यय में कमी लाना और 3 में उपादानों अर्थात सब्सिडीज का युक्तिकरण करना। सरकार द्वारा बढ़ रहे घाटों का नियंत्रण करने के लिए सब्सिडी का युक्तिकरण राजस्व व्यय में कमी तथा चालू खाते के घाटे को कम किया जाता है। इसके विपरीत सार्वजनिक व्यय बजट घाटे को और बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति को कम करके वह सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता पर जोर देकर नए करों के युक्तिकरण द्वारा भी घाटे को कम किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं बतलाइए। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात 2, 3 और 4 सही है। तो आइए पढ़ते हैं 2, 3 और 4 को। तो 2 में बतलाया गया है निरंतर अधिक ऋण ने अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दरों को ऊंचा रखा है। और तीसरा है हाल ही के वर्षों में राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद के बीच बढ़ते अनुपात का निजी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चौथा है ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार के योजनेतर राजस्व व्यय का अकेला सबसे बड़ा घटक है। प्रश्नगत विकल्पों में प्रथम विकल्प को छोड़कर अन्य सभी विकल्प सत्य हैं। केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर न होकर वर्तमान विनिमय दर पर आधारित होते हैं। अब अगला प्रश्न है संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए और इनकी मात्रा का घटता हुआ सही क्रम बतलाइए। तो इसका उत्तर है ए अर्थात सबसे पहले होगा राजकोषीय घाटा, उसके बाद आगम घाटा और लास्ट में प्रारंभिक घाटा अर्थात ए नंबर ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है इसमें आपको मिलान करना है। तो आप लोग प्रश्न को चाहे तो ध्यानपूर्वक पढ़कर मिलान कर लें। यदि आप लोगों को और समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसके उत्तर को जानते हैं। तो इसका उत्तर है ए। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, वहीं बजटीय घाटा बराबर कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय और राजस्व घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय, वहीं राजकोषीय घाटा बराबर बजटीय घाटा अर्थात कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएं, या फिर राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व प्राप्ति प्लस ऋण से प्राप्तियां प्लस अन्य प्राप्ति माइनस कुल व्यय। अब अगला प्रश्न है संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है। तो इसका उत्तर है ए अर्थात बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणादान में निव्वल वृद्धि का योग। अब अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। अब अगला प्रश्न है यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा। तो इसका उत्तर है ए अर्थात सकल प्राथमिक घाटा। अब अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटा है क्या। तो इसका उत्तर है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अगला प्रश्न है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो इसका उत्तर है सी अर्थात राजकोषीय घाटे का।
अगला प्रश्न है यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, तो इसका उत्तर है राजकोषीय घाटे का। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्ति के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं, तो इसका उत्तर है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2011 से 12 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया है। घाटे की इस अवधारणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य राजस्व खाते के संरचनात्मक असंतुलनों को व्यक्त करना है। इसे वित्तीय वर्ष 2012 से 13 के बजट से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान। बजट 2019-20 तथा बजट 2020-21 में प्रभावी राजस्व घाटे की दर क्रमशः 1.3% तथा 1.8% अनुमानित है। अब अगला प्रश्न है प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है, तो इसका उत्तर है 2011 से 12 में। अगला प्रश्न है बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है, तो इसका उत्तर है सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। बजट के हिसाब किताब की जांच सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा की जाती है। इस समिति में 22 सदस्य अर्थात 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। विपक्षी दल का कोई सदस्य ही इस समिति का अध्यक्ष होता है। यह संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। अब अगला प्रश्न है कथन ए राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। कारण आर है राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के उधार लेकर तथा अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरे करना। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। इसका कारण यह है कि बजटीय घाटा जहां सरकार के कुल व्यय एवं कुल प्राप्तियों का अंतर होता है, वहीं राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर होता है। सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं सरकार की प्राप्तियों तो है, किंतु ये सरकार की आय नहीं है, क्योंकि सरकार पर इन्हें लौटाने का दायित्व रहता है। अतः राजकोषीय घाटा बजट घाटे की अपेक्षा अधिक होता है। अब अगला प्रश्न है राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा तो अधिक। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक होता है। राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अंतर होता है, जबकि राजकोषीय घाटे में कुल प्राप्ति और कुल व्यय के साथ सरकार की देयताओं को भी सम्मिलित किया जाता है। बजट अनुमान 2019 से 20 में राजस्व एवं राजकोषीय घाटा क्रमशः 2.3% एवं 3.3% अनुमानित था, जबकि बजट 2020-21 में यह क्रमशः 2.7% एवं 3.5% अनुमानित है। अब अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए है भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का एक इतिहास रहा है। कारण आर है भारतीय कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में राज सहायता की मात्रा अधिक रही है। नीचे लिखे कोटों से सही उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात ए सही है किंतु आर गलत है। भारत में राजकोषीय घाटे का एक लंबा इतिहास रहा है, अतः कथन ए सही है, जबकि कारण आर गलत है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में किसानों को अधिक राज
सहायता दी जाती है और उसके मुकाबले भारत में राज्य सहायता की मात्रा काफ़ी कम है। अतः विकल्प सी अभिष्ट उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है। तो इसका उत्तर है बी अर्थात घरेलू उधारों से। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति घरेलू ऋण एवं अन्य देयताओं के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2015 से 16 में घाटे का लगभग 98% वित्त पोषण घरेलू संसाधनों द्वारा ही किया गया है। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2016 से 17 के अनुसार कितनी आय होने पर 15% का अधिकर देय होगा। तो इसका उत्तर है 1 करोड़ रुपये से ऊपर। केंद्रीय बजट 2016 से 17 के अनुसार 1 करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक आय होने पर 15% का अधिभार देय होगा। वर्तमान बजट 2019-20 तथा वर्तमान में भी 1 करोड़ रुपये से ऊपर किंतु 2 करोड़ रुपये से कम की आय पर 15% का अधिकर देना होगा। अब अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2006 से 7 में सेवा कर 10% से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो इसका उत्तर है 12%। वर्ष 2006 से 7 से संघीय बजट में सेवा कर को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2012 से 13 से नकारात्मक सूची में वर्णित सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर 12% के सेवा कर का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2015 से 16 के संघीय बजट में सेवा कर को 12% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। वर्ष 2016 से 17 के संघीय बजट में सेवा कर 14% रखा गया है, परंतु 0.5% स्वच्छ भारत उपकर तथा 0.5% कृषि कल्याण उपकर आरोपित होने के पश्चात सेवा कर की प्रभावी दर 15% होगी। वर्तमान में सेवा कर को वस्तु एवं सेवा कर के तहत शामिल कर लिया गया है। अब अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2005 से 6 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को आयकर देने की छूट है। तो इसका उत्तर है 1.5 लाख रुपये तक। केंद्रीय बजट 2005 से 6 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आयकर मुक्त रखी गई थी। वर्तमान में 2.5 लाख रुपये तक आय कर मुक्त है। 60 से 80 वर्ष के करदाताओं के लिए कर मुक्त आय सीमा 3 लाख रुपये, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के करदाताओं के लिए कर मुक्त आय सीमा 5 लाख रुपये है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए, हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। वहीं कारण आर है, इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका उत्तर है ए अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। हीनार्थ अर्थात घाटे की पूर्ति के लिए नए नोट छापना से मुद्रास्फीति की संभावना बनती है, क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। अतः दोनों वाक्य सही हैं और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। अतः विकल्प ए अभिष्ट उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर है मुद्रास्फीति की। अब अगला प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी की। अगला प्रश्न है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए
संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका उत्तर है आर्थिक विकास के लिए। भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। इन देशों में विकास योजना के वित्त पोषण के लिए यह आवश्यक होता है, जबकि विकसित देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था अवसाद की स्थिति को दूर करने के लिए आर्थिक के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, संघ बजट 2010 से 11 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है? तो इसका उत्तर है जीडीपी का 5.5%। संघीय बजट 2010 से 11 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.5% अंकित था, जो अंततः 4.8% के स्तर पर रहा। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4%, वर्ष 2019 से 20 एवं संशोधित अनुमान में क्रमशः 3.3% एवं 3.8% अनुमानित है, जबकि बजट अनुमान 2020 से 21 में यह जीडीपी का 3.5% अनुमानित है। अब अगला प्रश्न है, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को कहा जाता है? तो इसका उत्तर नीति कटौती प्रस्ताव। आम बजट में अनुदान मांग पर संसद के सदस्यों द्वारा अनुदान की मांग में कटौती का प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट मद की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना होता है। कटौती प्रस्ताव के 3 रूप हो सकते हैं। पहला, नीति कटौती प्रस्ताव। इसमें प्रस्तावक कहता है कि अनुदान मांग को घटाकर 1 रुपये की जाए। दूसरा, मितव्ययिता कटौती। इसमें प्रस्तावक कहता है कि मांग की राशि कुछ रुपया कम किया जाए। तथा तीसरा है सांकेतिक कटौती। इसमें प्रस्तावक कहता है कि मांग की राशि 100 रुपये कम की जाए। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर है अर्थ सहायकी अर्थात परिदान। आयकर, सार्वजनिक ऋण एवं वैट सार्वजनिक आगम के स्रोत हैं, जबकि अर्थ सहायकी सार्वजनिक व्यय का भाग है। अब अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम बजट का विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व निम्न में से किसका होगा? तो इसका उत्तर है सी अर्थात वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का संयुक्त रूप से। परिणाम बजट नागरिकों हेतु सरकार की कार्यशैली का परिचालन होता है। विभिन्न मंत्रालयों से मिलने वाले आंकड़ों का सत्यापन वित्त मंत्रालय एवं योजना आयोग दोनों द्वारा किया जाता है। अतः विकल्प सी अभिष्ट उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 धन विधेयक के संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान करता है। धन विधेयक भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है, न कि आकस्मिकता निधि से। अतः कथन सी को छोड़कर से सभी विकल्प सत्य है। अब अगला प्रश्न है, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ह्यूपर आयोग की संस्तुति पर निष्पादन बजट का सबसे पहले प्रयोग यूएसए में कृषि क्षेत्र में किया गया। इस प्रकार का बजट लागत लाभ विश्लेषण को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो इसका उत्तर है 31 मार्च 1997 को। एडहॉक ट्रेजरी बिल की भारत में शुरुआत वर्ष 1955 में हुई। ये रिजर्व बैंक के नाम से ही
निर्गमित होती है तथा सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है। इनका प्रत्यक्ष तथा तत्काल मौद्रीकरण हो जाता है, क्योंकि इनके निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती है और अनुषंगी रूप में मुद्रा दायित्व में वृद्धि होती है। एडहॉक ट्रेजरी बिल का निर्गमन 31 मार्च 1997 से बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर आर्थोपाई अग्रिम की योजना लागू की गई है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो इसका उत्तर है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है, जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में कटौती का प्रस्ताव किया जाता है उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। पहला नीतिगत कटौती प्रस्ताव, दूसरा अर्थगत कटौती प्रस्ताव और तीसरा प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बतलाइए। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात केवल 1 और 3 सही है। तो आइए पढ़ते हैं 1 को और 3 को। तो 1 में बतलाया गया है, राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण जीडीपी अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिए 20% हो। और तीसरा है, भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। अब अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पूर्व राजस्व एवं व्यय सचिव और पूर्व सांसद तथा वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह की अध्यक्षता वाली राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2017 में पेश की। इस समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिए यह 20% हो। अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 जिसे राजस्थान में व्यवस्थापित कर दिया गया है, इस उद्देश्य की। तो इसका उत्तर है सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। वर्ष 1991 के पश्चात राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का अनुसरण किया गया और इन सुधारों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया, जो 5 जुलाई 2004 से प्रभावी है। इसका उद्देश्य सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। अब अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? तो इसका उत्तर है 2003 में। अब अगला प्रश्न है, FRBM विधेयक के अनुसार 2008 से 9 तक कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को लाना है। तो इसका उत्तर है 12% तक। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम के तहत वर्ष 2008 से 9 तक केंद्र के कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को 12% तक लाने का लक्ष्य था। बजट अनुमान 2020 से 21 में सकल कल राजस्व GDP के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2019 से 20, 2020 से 21, 2021 से 22 एवं 2022 से 23 हेतु क्रमशः 10.6%, 10.8%, 10.7% तथा
7% अनुमानित है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।